Today we discuss about role of youth in Viksit Bharat. First of all, my introduction is I am Dr. Manoj Kumar, Department of Political Science, Dayal Singh College. So basically we discuss the role of youth in Viksit Bharat. आज के इस संदर्भ में जब हम वैश्विक ग्लोबलाइजेशन की जब बात करते हैं उसमें विकसित भारत का जो कंसेप्ट है वो आखिर क्यों लिया गया। तो मैं सबसे पहले जो हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो एक कंसेप्ट है, उनका जो कोटेशन है, मैं उसको आप सबके सामने रखना चाहूँगा कि वाई यूथ मैटर। बेसिकली यूथ पावर इज़ बोथ द एजेंट ऑफ चेंज एंड ऑल्सो द बेनिफिशियरी ऑफ द चेंज। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज इस वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार से एक तरीके से पूरा वर्ल्ड एक आर्थिक विकास के तरफ बढ़ते जा रहा है, डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, जब हम भारत की कल्पना करते हैं, जब हम भारत को देखते हैं तो मुझे लगता है कि आज भारत को जहाँ पे होना चाहिए था शायद आज वहाँ पे नहीं है। क्योंकि जब हम 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, जब हम डीकोलोनाइज्ड हुए ब्रिटिशर से, तो उस समय जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उस समय भी विश्व की 6th लार्जेस्ट इकॉनमी थी। लेकिन आज 78 ईयर्स के बाद से अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी को तो हमने पूरी तरीके से फॉलो किया, लेकिन आज आर्थिक लेवल से हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं। तो मुझे लगता है कि आज की जो गवर्नमेंट है, आज की जो सरकार है, जिस तरीके से यूथ को लेके और विकसित भारत का जो एक कंसेप्ट है कि जो डेवलपिंग से हमें डेवलप बनना है, उसके कुछ पैरामीटर्स तय किए हुए हैं। क्योंकि आज हमारा जो नीति आयोग है उसने एक बड़ा ही एक विज़न 2047 का दिया है। उस विज़न में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स है वो 4 भागों में उसको डिवाइड किया गया है, जिसमें यूथ सबसे पहले आता है और सेकंड एस्पेक्ट्स में वुमेंस का उसमें बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर्स है। तीसरा जो है वो एक खास करके जो फार्मर सेक्टर्स है उसका भी बहुत बड़ा स्टेक होल्डर्स है। और फोर्थ में हम जो हमारे जो पुअर जो गरीब लोग हैं उसको एड्रेस करने की बात की गई है। क्योंकि जब हम व्हेन यू डिस्कस अबाउट एनी डेवलप नेशन, उसमें आपको इन 4 सेक्टर्स को बड़े ही गवर्नमेंट के स्कीम्स के साथ और उनको हर लेवल पे प्रोटेक्शन देने के बावजूद ही हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। तो ये जो 25 साल की जो जर्नी है, जो आने वाले 2047 में भारत सरकार इसको पूरा करना चाहती है, सो बेसिकली इट इज़ नॉट द ओनली गवर्नमेंट एजेंडा। बेसिकली ये पूरे 140 करोड़ की जो हमारी जो जनसंख्या है उसको इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि हम सब देख सकते हैं कि आज जो वैश्विक वातावरण में किस तरीके से एक देश दूसरे देश के ऊपर अनट्रस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज के इस संदर्भ में जो भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है, वो इनिशिएटिव सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं, बल्कि एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि भारत विश्व का सबसे यूथ पॉपुलेशन वाला देश है। अभी एक आंकड़ा भी आया है कि 65% पॉपुलेशन जो है वो भारत में है, जो 15 साल से 35 साल के बीच के युवा हैं। और इस युवा को अगर हम आने वाले 25 सालों में उसके अनुसार अगर हम उसको एक्सिक्यूट नहीं करते हैं, अपने पॉलिसी से कनेक्ट नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो 2047 का जो कंसेप्ट है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये एक संकल्पना है भारत सरकार की, और ख़ास करके इस देश के जितने भी इंस्टीट्यूशन, बेसिकली जब हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले फॉर एनी डेवलप नेशन। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, चूँकि हमारा जो पहला जो एस्पेक्ट्स हमने जो लिया है वो यूथ से लिया है। क्योंकि यूथ के बिना जब तक हम यूथ को कनेक्ट नहीं करेंगे अपने हर योजनाओं से, उसके लिए एक गुड एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक शायद हम इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हैं। उसी रीजन में आज आप देख सकते हैं कि आज का जो यूथ है बेसिकली दे हैव ए डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट। क्योंकि आज हम जिस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में सर्वाइव कर रहे हैं, वो जिस तरीके से एआई का इम्पैक्ट बढ़ते जा रहा है, जिस तरीके से हम टेक्नोक्रेट्स होते जा रहे हैं, तो उसमें भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। लेकिन इस मार्केट और कंज्यूमर को जब तक हम इनोवेशन लेके नहीं आएंगे, जब तक हम एडवांस्ड एआई से उस यूथ को जोड़ेंगे नहीं, जब तक हम उसके प्रैक्टिसेस को उसके डे बाय डे के प्रोसेस में उसको एक्सिक्यूट नहीं करेंगे, तब तक शायद हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एआई समिट किया, जिसमें विश्व के बहुत सारे देश खास करके यूरोपियन नेशंस इसमें पार्टिसिपेट किए, और जिस तरीके से पूरे भारत के युवाओं को अवेयरनेस किया जा रहा है, चाहे कॉलेज के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, सिविल सोसाइटी के माध्यम से, एनजीओज़ के माध्यम से, तो ये इसका पेनिट्रेशन हमें और बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि जिसके चलते जो डिजिटल जो लिटरेसी है उसको बढ़ाया जा सके। क्योंकि आज की इस इकॉनमी में, क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि हमारे पास एक
इतिहास है, एक ग्लोरियस हिस्ट्री रहा है कि जब हम देखते हैं, जब हम किसी भी नेशन का कंपेयर करते हैं, अगर हम चाइना का कंपेयर कर लें भारत के साथ, तो चाइना का जो इंडिपेंडेंस हुआ था वो 1949 में हुआ, लेकिन अगर हम उसकी अर्थव्यवस्था को देखें तो आज हमसे बहुत ज़्यादा उसकी बड़ी इकॉनमी है। तो मुझे लगता है कि 1980 से लेकर 90 तक जिस तरीके से भारत 12वीं अर्थव्यवस्था था विश्व में और चाइना 11वीं अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज अगर हम कंपैरेटिव स्टडीज़ करते हैं, देखते हैं, तो नंबर 2 पे है। तो इसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है यही है कि उसने विश्व के जो विकसित देश थे उनके साथ जिस तरीके से अलाइनमेंट किया, जिस तरीके से टेक्निक्स को अडॉप्ट किया, जिस तरीके से अपने पॉलिसीज़ को चेंज किया, तभी शायद जाके आज वो विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था बना है। लेकिन मैं आज फिर ये कहना चाहता हूँ कि आज की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जिस प्रकार से विकसित भारत के कंसेप्ट को लेके चल रही है और उसमें हर सेक्टर्स को जिस तरीके से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें एआई इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स। और एआई जिस तरीके से एक हम समझ सकते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था को डिजिटल करने में, हमारे यूथ को उसको आज के इस वर्ल्ड इकोनॉमी में किस तरीके से हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है और उसमें इंक्लूसिविटी हम किस तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कड़ी के रूप में साबित होते हुए दिख रहा है। क्योंकि आज हम जब देखते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, जो वर्ल्ड वाइड एग्जीक्यूट किए जाते हैं, उसमें भारत की एक बहुत बहुत बड़ी भूमिका बन जाती है। क्योंकि हमें पता है कि आज जिस तरीके से जब हम बोलते हैं कि वी आर द फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो आप अगर जब इसको देखते हैं तो एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत, लेकिन इस मार्केट में हम सिर्फ कंज्यूमर बन के रह गए हैं। और इस कंज्यूमरिज्म को दूर करने के लिए जब तक हम अपने यूथ को, यंग माइंड्स को, उनका जो उनको ड्राइवर फोर्स के रूप में हम उनका डेवलप नहीं करेंगे, तो शायद हमें लगता है कि जो हमारा जो ग्रोथ है, जो हमारा इनोवेशन है और जिस हम गुड गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं, शायद उसको अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए गवर्नमेंट हैज़ टेकन गुड इनिशिएटिव, जिसके थ्रू से एजुकेशंस में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो एजुकेशन, जो आज भारत की जो पिछले 78 साल से जो एजुकेशन सिस्टम चली आ रही थी, वो मैकाले की एजुकेशन सिस्टम थी। और उस मैकाले की एजुकेशन सिस्टम को जब हम देखते हैं तो उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं है, बल्कि उन्होंने एक तरीके से रूल करने के लिए एजुकेशन सिस्टम बनाया था। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूँगा, क्योंकि आज हम जब देखते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को, जब कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन करके कॉलेज से या स्कूल से जब बाहर निकलता है तो उसके लिए मार्केट में कोई उसकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस प्रकार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया है और जिस तरीके से उसके लिए डे बाई डे उस पर काम किया जा रहा है, और जिस तरीके से आज का जो इंडस्ट्रीज़ खास करके जो इकोनॉमिक इकोसिस्टम है उसके तहत उसको कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें यूथ की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और क्योंकि जब तक हम यूथ को उसको एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग एजुकेशन नहीं देंगे, जब तक हम उसको स्किल ओरिएंटेड उसको बनाएंगे नहीं, जब तक हम उसका अलाइंड टेक्नोलॉजी बेस से नहीं करेंगे, तब तक शायद इस चीज़ को प्राप्त करने में बड़ी समस्या आएंगी। लेकिन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिस तरीके से इसको डे बाय डे चलाया जा रहा है, और उसी तरीके से आप देख सकते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप है, बेसिकली वी ऑलवेज डिस्कस द एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी देश के इकॉनमी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर्स होता है। क्योंकि जिस भी देश का जो विकसित राष्ट्र हैं, जो डेवलप नेशंस है, अगर उनका एंटरप्रेन्योरशिप हम जब कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि भारत को उसमें बहुत सारे सेक्टर्स में काम करने की ज़रूरत है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जॉब क्रिएशन, क्योंकि आज हम जब भारत की तुलना करते हैं तो दूसरे देशों से, तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं। लेकिन आज का जो ट्रिपल पी मोड है, क्योंकि हमने 91 के बाद से जिस तरीके से एलपीजी को अडॉप्ट किया, जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन में हमने अपने आप को बढ़ाया, उस हिसाब से हमें ट्रिपल पी मोड पे ज़्यादा फोकस करना पड़ा, जिसके चलते आज हम चौथी अर्थव्यवस्था बन के सामने दिख रहे हैं पूरे वर्ल्ड इकॉनमी में। तो उसमें जब तक हम उसका जो एजुकेशन सिस्टम है और ख़ास करके जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको हम गवर्नमेंट के और ख़ास करके बैंकिंग सेक्टर से कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक गवर्नमेंट उनको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन और एक एटमॉस्फेयर नहीं देगी, जब तक उसका एक पॉजिटिव इकोसिस्टम नहीं होगा, तब तक शायद एंटरप्रेन्योरशिप में भी हमें सफलता नहीं मिल सकती है। लेकिन आज की जो गवर्नमेंट है, पॉलिसीज़ के माध्यम से उसको वाइब्रेंट भी बनाया जा रहा है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि आप देख लीजिए जो भारत का जो बैंकिंग सेक्टर है आज वो पूरा एक डिजिटलाइजेशन हो चुका है, लेकिन अभी भी
इस देश की जो मैक्सिमम जो खास करके रूरल एरिया में जो हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके साथ कनेक्शन नहीं हो पाया। तो उसके लिए गवर्नमेंट और ख़ास करके जो बैंकिंग सेक्टर है और इवन आरबीआई भी तरह तरह के रेगुलेशन रूल्स लेके आ रहे हैं, जिससे कि हम हर व्यक्ति को कनेक्ट करें, जिसके माध्यम से जो एंटरप्रेन्योरशिप खास करके इस देश का जो है जो एक बहुत बड़ा सेक्टर्स है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की एक पॉलिसीज़ है कि वोकल फॉर लोकल। तो ये जो कंसेप्ट है, इसमें जब तक हम बैंकिंग सेक्टर से यूथ को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक शायद ये जो विकसित भारत का जो कंसेप्ट है उसको प्राप्त करने में हमें असफलता मिल सकती है। इसीलिए ये गवर्नमेंट बड़े ही माइन्यूटली चीज़ों को स्टडीज़ करके डे बाय डे अपने पॉलिसीज़ के माध्यम से इस चीज़ को एक्सिक्यूट कर रही है। अगर हम पिछले 10 से 11 साल का अगर हम आंकड़ा देखें, क्योंकि 2014 में जब गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट जब आई, उस समय हम देखें तो भारत 11वीं 12वीं पोजीशन पे था पूरे वर्ल्ड के अर्थव्यवस्था में। लेकिन टुडे जब हम कंपैरेटिव स्टडीज़ देखते हैं तो आज हम 4th और 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुके हैं। तो ये मुझे लगता है कि आज जो गवर्नमेंट ने जिस तरीके से एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर तैयार किया है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, जॉब क्रिएशन को लेके, ट्रिपल पी मोड को लेके, उसमें डे बाय डे उसे ज़रूर ही सक्सेस मिलेगा। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो जो विज़न है, बेसिकली ये एक नीति आयोग का विज़न है जिसने 2047 में उसको उसका एक पैरामीटर बनाया कि हमें किस किस सेक्टर्स को टच करना है और किस किस सेक्टर्स में यूथ को कनेक्ट करना है। तो अगर आप देख लीजिए भारत में जो हेल्थ सेक्टर है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हेल्थ एक सोशल सिक्योरिटी देता है और उसमें गवर्नमेंट जब तक सोशल सिक्योरिटी नहीं देगी तब तक शायद हम इस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो खास करके जो वहाँ का जो यूथ है, यूथ को हम किस तरीके से उसको पोटेंशियल युक्त करें, उसको हम हेल्थ सेक्टर से जोड़ें, तब तक उसका जब तक कि वो जो हमारा जो खास करके जो इकोनॉमिक जो प्रोडक्शन है, जो हमारा जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर्स में अगर हम देखें तो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि जो वर्ल्ड है वो लगभग 4 सेक्टर ही उसको कंट्रोल करता है, जिसमें हेल्थ एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर आ जाता है। दूसरा जो एनर्जी सेक्टर्स वो भी उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट है। तीसरा जो डिफेंस का जो सेक्टर्स है, और चौथा जो खास करके जो हम एआई की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो जो चारों सेक्टर्स हैं, इस चारों सेक्टर्स में जब तक हम यूथ को कनेक्ट नहीं करेंगे, यूथ को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको अवेयर नहीं करेंगे, एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक ये जो विज़न ऑफ विकसित भारत है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आज गवर्नमेंट ने इन हर चीज़ों को एड्रेस करने का प्रयास किया। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारा जो जो गवर्नेंस सिस्टम है, क्योंकि हमेशा जो केंद्र सरकार है वो बात करती है कि मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करती है और मिनिमम गवर्नमेंट की बात करती है। और जिस भी डेवलपमेंट नेशन की हम जब डेवलप नेशन की बात करते हैं, जब देखते हैं तो उसमें जो गवर्नेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स। और भारत में जिस तरीके की जो डाइवर्सिटी है, इंडिया का जो डाइवर्सिटीफिकेशन है हर सेक्टर में, चाहे वो लैंग्वेज को लेके हो, वो चाहे रिलीजन को लेके हो, वो चाहे हमारी कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी को लेके हो, तो मुझे लगता है कि सो बेसिकली दिस इज़ द स्ट्रेंथ, ये भारत का स्ट्रेंथ है। लेकिन जब तक हम उसको गवर्नमेंट के पॉलिसीज से कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम यूथ को उसके थ्रू उसके माध्यम से उसको कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक इसको प्राप्त करने में हमें समस्या हो सकती है। और ये आज का जो यूथ है वो एक वॉइस के रूप में पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। और भारत का जो एक जो खास करके जो पोटेंशियल है डेमोक्रेसी का, क्योंकि हम जानते हैं कि लास्ट 78 ईयर से भारत ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, बेसिकली डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करके जिस तरीके से डे बाय डे अपने आप को हमने इस अवस्था तक पहुंचाया है, उसमें हर व्यक्ति का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस और ख़ास करके जो सिविल सोसाइटी है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका बन जाती है। उसी प्रकार से अगर हम देख लें तो जितने भी हमारे जो बेसिकली विकसित भारत के जो इसेंशियल जो पिलर्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं विकसित भारत बनने में। क्योंकि जो हमारा एजुकेशन और जो हमारा स्किल ट्रेनिंग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्किल बेस्ड जब तक हम अपने एजुकेशन सिस्टम को नहीं करेंगे तब तक शायद हम जो हमारा जो इकोनॉमिक व्यवस्था को जब डेवलप करना चाहते हैं शायद उसको प्राप्त नहीं कर सकते। उसी में हम देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है, और ख़ास करके कि आज जो हमारा जो गवर्नमेंट का जो खास करके अगर हम बजट को देख लें तो जो जिस तरीके से बजट एक एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बजट को बनाया गया है, एक स्टार्टअप ओरिएंटेड बजट बनाया गया है, एक उसमें मेक इन इंडिया को हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं उसके लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। तो अगर आप पिछले 10 साल का अगर बजट उठा के देखें भारत का, तो वो
इसी क्षेत्र को ध्यान में रख के बनाया गया है, जिसके चलते एक जो गुड गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है, क्योंकि गुड गवर्नेंस के थ्रू हम जो खास करके जो गवर्नेंस सिस्टम है, जो नेपोटिज्म है, जो करप्शन है, क्योंकि जब तक हम इसको दूर नहीं करेंगे तब तक शायद जो विकसित भारत के जो कल्पना है उसको हमें प्राप्त करने में समस्याएं बन सकती हैं। और उसको लेके जिस तरीके से जो गवर्नमेंट के जो मिशनरीज हैं, जो खास करके जो इंस्टीट्यूशन है, इज़ ए प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आज के इस यूथ में यूथ को हमें लीडरशिप देना भी पड़ेगा, क्योंकि बिना यूथ को लीडरशिप दिए शायद हम इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हैं। और जो आज का जो यूथ है वो बहुत ही एस्पिरेशनल यूथ है, क्योंकि उसे टुडे इज़ द नॉलेज वर्ल्ड इकॉनमी, और आज का जो नॉलेज है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, स्किल्ड बेस्ड है, क्योंकि आपके पास अगर मैक्सिमम नॉलेज है, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी है, तो यू कैन अचीव एवरीथिंग। और जिस तरीके से हम वेस्ट की तुलना करते हैं, अगर हम वेस्ट का जो टेक्नोलॉजी है उसको हम देखते हैं, और जिस भी देश ने विकसित मॉडल को अपनाया है, उन सब ने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है और उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने आप को इकोनॉमिक ग्रोथ किया है। तो जो विकसित भारत का जो कंसेप्ट है, जो विकसित भारत का जो विज़न है, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमें समाज के उस हर तबके को टच करने का प्रयास करना चाहिए, जिसके चलते हम गुड गवर्नेंस दे सकें। क्योंकि भारत में जो एक लीडरशिप की हम जो बात करते हैं कि जिस तरीके से एक ट्रेडिशनल लीडरशिप चला आ रहा है, उसको भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज का जो लीडरशिप है, क्योंकि भारत में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब तक आप यूथ को अपने उस इकोसिस्टम से कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी पॉलिसीज़ पार्लियामेंट से बनती है, और उस पार्लियामेंट की का जो इम्पोर्टेंट है इस डेमोक्रेसी सिस्टम को एग्जीक्यूट करने में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए इस विकसित भारत को में हमें लीडरशिप को भी यूथ के साथ कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ हम जब देखते हैं जो टेक्नोलॉजी है, जो इनोवेशन है, विशेष करके जब हम किसी भी विकसित राष्ट्र की जब बात करते हैं, विकसित डेवलप नेशन की बात करते हैं, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। और भारत में जिस तरीके से R&D किया जा रहा है, हर सेक्टर्स में किया जा रहा है, वो इसी दिशा में एक पॉजिटिव एक पहल के रूप में हम देख सकते हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा जो सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल इंक्लूजन है, क्योंकि भारत में जिस प्रकार का एक सोसाइटल जो एक प्रॉब्लम हम पिछले 77-78 सालों से और सदियों से जो देखते आ रहे हैं, उसको हम किस तरीके से सोशल इंक्लूजन के माध्यम से, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के माध्यम से उसको अडॉप्ट करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, तब जाके शायद इस विकसित भारत की धारणा को हम और अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि सोशल जो इंक्लूजन्स है वो एक दिन में हम उसको दूर नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो यूथ का जो एक्शनेबल जो रोल्स होना चाहिए विकसित भारत के लिए, उसको भी फोकस करने की ज़रूरत है। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यूथ का हो जाता है वो है मेंटरशिप रोल, क्योंकि जब तक हम उसको मेंटर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं करेंगे, तब तक शायद आज का जो यूथ है, जो भारत का यूथ है, वो समाज में नेगेटिव क्षेत्र में जा सकता है। क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, क्योंकि हम सब जब देखते हैं कि स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है या कॉलेज का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके आधार पे हम सारी चीज़ों को तय करते हैं। तो भारत सरकार ने जिस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के माध्यम से इन सारी चीज़ों को दूर करने का प्रयास किया है, सो बेसिकली इट्स टेक्स टाइम। ये एक प्रोसेस है, एक शुरुआत है, और आने वाले समय में इस चीज़ को और भी इसमें वर्क करने की ज़रूरत है। जो कमियां हैं इसको दूर करने की ज़रूरत है, और इसको और ही सोशल फ्रेंडली और यूथ फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से हम इन सब सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। जो दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक जो कारक बन जाता है वो है सोशल सर्विसेज एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। हम जब देखते हैं कि कोई भी जब सोशल सर्विसेज के नाम पे बहुत सारे NGOs काम करते हैं, लेकिन उनका ओरिएंटेशन क्या है, किस तरीके से हम यूथ को कनेक्ट करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हाउ टू कनेक्ट द यूथ फॉर द सोशल सर्विसेज एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। क्योंकि जब हम विकसित भारत की जब हम कल्पना करते हैं, जब विकसित भारत का 2047 के विज़न को जब देखते हैं, तो उसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज़ ऑलवेज मैटर। क्योंकि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, जब तक हम उसको एक लिमिट, एक टाइम फ्रेमवर्क में उसका एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, तब तक शायद उस हम गोल को प्राप्त करने में हमें समस्या हो सकती है। उसी सीरीज़ में हम जब देखते हैं इनोवेशन थ्रू स्टूडेंट बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, क्योंकि आज जिस प्रकार से हम देखते हैं कि UGC एक मेजर स्टेक होल्डर्स है एजुकेशन सिस्टम के लिए, खास
करके हायर एजुकेशन के लिए। एनसीईआरटी भी जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को जो स्कूल के जो सिलेबस होते हैं उसको ध्यान में रख के बनाया जाता है। सीबीएसई का एक अपना रोल है। तो इन सारी चीज़ों को हमें आज के इस 21st सेंचुरी में जो टेक्नोलॉजी और जो इनोवेशंस आ रहे हैं उनको डे बाय डे एक तरीके से यूथ फ्रेंडली बनाने की के पहल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है, जिसके चलते पॉलिसी अवेयरनेस का ग्रोथ हो सकता है, जिससे उसके जो बेनिफिशियरी जो क्लास है उसको बेनिफिट मिल सकता है। और इसी के माध्यम से हम एंटरप्रेन्योरशिप और ख़ास करके जिस प्रकार से हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक एमएसएमई है वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूथ को कनेक्ट करने में। क्योंकि आज जब कोई भी यूथ अपने आप को आर्थिक रूप से वर्क करना चाहते हैं तो उसको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। क्योंकि जब हम चाइना की बात करते हैं या जो भी डेवलप नेशंस की बात करते हैं तो गवर्नमेंट का जो एक जो मिनिमम सपोर्ट्स होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एमएसएमई के थ्रू से करने का प्रयास किया है। और इसको करके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस करके हर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से हमारे यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना प्रोडक्ट्स है उसको हम अपने यूथ के साथ जोड़ सकते हैं और उसके अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने स्कीम्स हैं वो उस स्कीम्स को हम यूथ में प्रोग्राम के तहत उनको कैसे इनिशिएट करें, किस प्रकार से उसको कनेक्ट करें, जिसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजनरी एक एरिया है जिस एरिया को प्राप्त किए बिना शायद हम इस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए स्किल इंडिया एवरीवेयर, आप हर सेक्टर्स में भारत में आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से स्किल को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है। चाहे चूँकि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है और इस फेडरल स्ट्रक्चर में हर राज्य की एक अपनी नेचर होती है और उस नेचर के हिसाब से हमें कैसे इस पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना है और उसको यूथ ओरिएंटेड बनाना है। तो अभी का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ है उसमें स्किल इंडिया बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को कनेक्ट किया जा रहा है। दूसरा अगर आप देख लीजिए उसमें बहुत सारे स्कीम है जैसे PMKVY हैं, PMKK हैं, ये जो कि खास करके जो ब्लू कॉलर्स जॉब है जिसमें जो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं उनके लिए इन सब चीज़ों को एक्सिक्यूट करने का प्रयास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। लेकिन आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के माध्यम से इसको हम और ही इको फ्रेंडली और टेक्नो फ्रेंडली बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो आज का यूथ है वो स्टार्टअप इंडिया की तरफ बढ़ सके। और आप देख सकते हैं कि अटल इनोवेशन जो मिशंस हैं ये भी कहीं ना कहीं हमारे इस यूथ को कनेक्ट करता है और इसी संपर्क के माध्यम से उसके अंदर एक इनोवेशन का एक नवाचार होता है, एक नया इनोवेशन होता है जिसके माध्यम से वो अपने इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूशन दे सकता है। क्योंकि आज का जो यंग माइंड है वो बहुत ही फर्टाइल है। उस यंग माइंड को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारा जो इंस्टीट्यूशंस या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अगर उसको कनेक्ट करता है तो उन सब सारे चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सिक्यूट किया जा सकता है। उसमें गवर्नमेंट के जो खास करके आप देख सकते हैं कि हेल्थ का जो एक इशूज़ था उसमें स्वच्छ भारत अभियान चला के हमने बहुत हद तक इस पे अपने जो प्रॉब्लम्स जो डिजीज़ आते थे उसको हमने एक तरीके से बहुत ही मिनिमाइज़ किया है, जिसमें और भी काम करने की ज़रूरत है। उसी क्रम में जब हम देखते हैं तो जितने भी हमारे जो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं जो यूथ को हम कनेक्ट कर सकते हैं उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जल जीवन अभियान। क्योंकि जल जीवन अभियान एक ऐसा मिशन है जिसके माध्यम से हर व्यक्ति उससे प्रभावित होता है और उसको यूथ को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं जिसके माध्यम से इन सारी चीज़ों को विकसित भारत में एक पॉजिटिव माइलस्टोन के रूप में अपने आप को एक्सूट किया जा सकता है। उसी क्रम में आयुष्मान भारत का जो एक अवेयरनेस है और उसका जो हेल्थ प्रोग्राम्स को किस तरीके से भारत के हर नागरिक को हम आयुष्मान के साथ जोड़ रहे हैं उसको हम यूथ के साथ कैसे कनेक्ट करें। क्योंकि यूथ हमारे देश का एक एम्बेसडर के रूप में हम उसको देखते हैं और यूथ जब इन सब सारी चीज़ों को लेके सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी में, फैमिली में जब लेके जाता है तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से हम इन सारे स्कीम्स को एक्सिक्यूट करने में हमें मदद मिलती है। उसी जो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स। क्योंकि बिना डिजिटल को हम अडॉप्ट किए हम विकसित भारत के जो हमारी जो संकल्पना है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विशेष करके डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया है। हम चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या हमारा एजुकेशन सिस्टम हो या जिस तरीके से हम डिजिटल को अपना के आज हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हर चीज़ को, हर रोज़गार को, चाहे वो जनधन योजना हो या जितने भी योजनाएं हैं उन सबको डिजिटलाइज किया जा रहा है। और डिजिटल करने का जो एक सबसे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट से है कि उसमें जो करप्शन
का जो और ख़ास करके जो नेपोटिज़्म है वो बहुत ही मिनिमाइज़ हो जाता है। तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये मिशन है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, और जिसके माध्यम से डे बाय डे इसको हम और मजबूत करते जा रहे हैं। उसी क्रम में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, क्योंकि अब जब हम देखते हैं कि जब हम विकसित भारत की जब बात करते हैं तो उस विकसित भारत में एक जो रेजिडेंशियल खास करके जो इश्यूज़ हैं जो सोसाइटी में, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रूरल और अर्बन दोनों में हम एक तरीके से अपने जो टारगेट है, जो हमारा विकसित भारत का जो कंसेप्ट है उसमें हम अचीव कर रहे हैं। और जिस तरीके से अब हम जब देखते हैं कि आज का जो भारत है वो दो तरीके से दिखता है, एक रूरल इंडिया और एक अर्बन इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक इनिशिएटिव है कि इस यूथ के अवेयरनेस के माध्यम से, पॉलिसीज़ के माध्यम से हाउ टू कनेक्ट रूरल एरिया एंड हाउ टू एम्पावर द एवरी सिटीजन्स ऑफ इन दिस फील्ड्स। क्योंकि जब हम अर्बनाइजेशन में देखते हैं तो अर्बन में डेवलपमेंट बहुत हद तक तो हम अचीव कर लेते हैं, लेकिन रूरल एरिया में नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव प्रोग्राम्स है वो रूरल बेस्ड है। और आज का जो बजट भी है, जो 2025 और 26 का जो बजट है, उस बजट को जब हम देखते हैं तो उस बजट में कहीं ना कहीं रूरल इंडिया को किस प्रकार से हम अर्बन के अनुकूल बनाएं, किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड क्रिएट करें, वहाँ बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल किया जाए, और उसमें यूथ को आगे करके जिस प्रकार से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है, जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है, उसमें युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, जिसके माध्यम से इन सब चीज़ों को हम अचीव कर सकते हैं। उसी प्रक्रिया में बेसिकली जो चैलेंजेस हैं, जो विशेष करके जो युवाओं के सामने जो चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस को भी हमें दूर करना होगा। क्योंकि अभी हमने जिस तरीके से डिस्कस किया, जो हमारा एजुकेशन और जो स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन, उसमें बहुत गैप्स हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि इस गैप्स को पूर्ति करने के लिए हर इंडिविजुअल को, जो लोग भी इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उनको अपना बेस्ट 100% देना पड़ेगा, तभी जाके हम एजुकेशन और ख़ास करके जो स्किल का जो गैप है उसको हम दूर कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसमें जो एम्प्लॉयबिलिटी जो मिसमैच है, क्योंकि आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो आज के जो इको सिस्टम, जो इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से जो चल रहे हैं, वो एक तरीके से उसके साथ मिसमैच है। तो हमें उस तरीके से उस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के हिसाब से अपने एजुकेशन सिस्टम को, अपने स्किल्स ट्रेनर्स को एम्पावर करने की ज़रूरत है, तभी जाके हम इन सब सारे चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तीसरा जो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक्सेस टू फिनांस एंड मार्केट्स। क्योंकि आज एक जो मार्केट है उसमें जब तक हम फिनेंशियल एक्सेस नहीं करेंगे युवाओं का, तब तक शायद इस चीज़ को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का जो ये जो विषय है विकसित भारत, उसमें ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मुख्य रूप से जो इश्यूज़ जो हमारे सामने जो चैलेंजेस आए हैं, वो इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया। आगे हम फिर इसको लेके आएंगे। थैंक यू।